आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑपरेशन पवन के बारे में। इससे पहले मैंने राइज ऑफ एलटीटी पे एक लेक्चर बनाया था और उसके बाद ये वीडियो में बताया था कि एलटीटी ने कैसे राजीव गांधी की हत्या के प्लान को एग्जीक्यूट किया था, और इसके पहले एक और ऑपरेशन कवर किया था, ऑपरेशन पूमलाई। तो इसके बाद आज हम बात करेंगे इस सीरीज में ऑपरेशन पवन के बारे में। मेरा नाम है विश्वास अग्रवाल और मन की आंखों से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। तो देखिए, ऑपरेशन पवन के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा श्रीलंका की हिस्ट्री जान लीजिए। साल 1948 में श्रीलंका को ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली। श्रीलंका में दो कम्युनिटी रहती थी, सिन्हाला कम्युनिटी और तमिल तमिल कम्युनिटी। दो कम्युनिटी रहती थे। तमिल्स माइनॉरिटी में थे और सिन्हलीज मेजोरिटी में थे। सिन्हलीज की गवर्नमेंट आई, उन्होंने कई सारे एक्ट ले आए तमिलों के खिलाफ, काफ़ी कुछ किया। 1970 में इलेक्शन हुए, पॉलिसी ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन हो गया जिसमें तमिल की रिस्ट्रिक्टली तमिल को बैन कर दिया गया, तमिल की एंट्री बैन कर दी गई। काफ़ी कुछ हुआ ऐसे करके। 1970 1976 आते आते लैंग्वेज सिन्हलीज कंपलसरी कर दिया कि तमिल लिटरेचर बैन हो गया, तमिल लैंग्वेज बैन कर दी कि तमिलियंस तमिल नहीं बोल सकते, सिन्हलीज में ही उनको पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसे करके काफ़ी कुछ हुआ। 1976 में एलटीटी बन गया जिसको वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने फाउंड किया था। लेकिन शुरुआत में तो ये एलटीटी भी छोटे छोटे अटैक्स कर रही थी, काफ़ी कुछ हो रहा था, तमिल डायस्पोरा भी काफ़ी इसका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। लेकिन तब हुआ ये, तो बाद में ये डिसीजन ऐसे बढ़ा ये मामला कि है ना, 23 जुलाई 1983 को श्रीलंका में जब एलटीटी के लड़ाकों ने, श्रीलंका के सोल्जर्स ने 13 एलटीटी के लड़ाकों को मार दिया और उसके बाद देश में दंगे फसाद हो गए। तमिल कम्युनिटी के खिलाफ दंगे हो गए, काफ़ी कुछ हुआ। उसके बाद धीरे धीरे भारत में रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ गई। रेफ्यूजी क्राइसिस बढ़ी। राजीव गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। अब राजीव गांधी उस समय जब प्रधानमंत्री थे तो राजीव गांधी ने काफ़ी कोशिश की कि बातचीत की जाए, उनको समझाया गया कि आप बातचीत से मामला सुलझाए, लेकिन श्रीलंकन सरकार इसके लिए मान नहीं रही थी। तो इसलिए 4 जून 1987 को ऑपरेशन पूमलाई चलाया गया, जिसमें जो जाफना में फंसे हुए लोग थे उनको फूड्स वगैरह सप्लाई की गई। उसके बारे में पिछले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि कैसे ऑपरेशन किया गया था, उस बारे में जानकारी दी थी इसके पहले। तब उसके बाद क्या हुआ, ऑपरेशन पूमलाई चलाया गया, श्रीलंका में आरोप लगने लगे। उसके बाद 29 जुलाई 1987 को भारत और श्रीलंका के बीच में राजीव जयवर्धने समझौता साइन किया गया। राजीव जयवर्धने समझौता क्या था, इसके तहत बोला गया कि जो 13th अमेंडमेंट लाया गया और बोला गया कि जो तमिल लैंग्वेज है उसको आपको कंपलसरी करना पड़ेगा, उसको मैंडेटरी करना पड़ेगा। जो सिन्हलीज आपकी इतने सालों से चल रही है वो भी ठीक है, लेकिन जो तमिलियंस तमिल में बोलते हैं वो तो तमिल में ही बोलेंगे, तो आपको तमिलियंस को आप ऐसे नहीं छीन सकते। उनके जितने भी राइट्स है आपको उनको सुरक्षित देखना पड़ेगा, उनके अधिकारों की रक्षा करनी पड़ेगी। फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ आप नहीं जा सकते। फिर उसमें यह बोला गया कि भारत की जो आईपीकेएफ है, इंडियन पीस कीपिंग फोर्स, वो यहाँ पे रहेगी श्रीलंका में, और जब तक शांति स्थापित नहीं हो जाती तब तक ये यहाँ पे आपके साथ रहेगी और एलटीटी और जितने भी इंसर्जेंट्स ग्रुप है सबको सरेंडर करवाएगी। तो ऐसे करके काफ़ी कुछ समझौते में बोला गया। लेकिन अब ऐसा तो बोला जाता है कि अकॉर्ड में तो ये आईपीकेएफ को भेजना तो शामिल ही नहीं था, फिर भी राजीव गांधी ने आईपीकेएफ को भेज दिया। लेकिन पहले तो वेलुपिल्लई प्रभाकरन समझौते के लिए माना नहीं, लेकिन बाद में उस समय तमिलनाडु के सीएम एम जी रामाचंद्रन से मुलाकात के बाद इसको जैसे तैसे करके मनाया गया समझौते के लिए मान गया। लेकिन बाद में क्या हुआ कि बाद में इसने मना कर दिया कि हम कोई हथियार सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि एलटीटी के लीडर प्रभाकरन का ये बोलना था कि ऐसे तो फिर होगा क्या, कि मतलब आप है ना हमको बोल रहे कि सरेंडर कर दो, और जो ग्रुप मेरे खिलाफ काम कर रहे श्रीलंका में आपकी आर्मी, तो उनको हथियार सप्लाई करिए, तो ये चीज़ क्यों हो रही है। रॉ से पूछा, इंडियन आर्मी से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ऐसा हम तो कुछ कर नहीं रहे। रॉ ने तो इस बात का आज भी खंडन किया है, वो आज तक नहीं मानती है इस बात को कि हाँ उसने ऐसा कुछ किया था। तब ऐसे करके, लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि आईपीकेएफ के खिलाफ वॉर छेड़ दिया एलटीटी ने। अब उसके बाद क्या हुआ कि जाफना को पूरा एलटीटी ने ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। जाफना जो आज नॉर्दर्न प्रोविंस की कैपिटल है श्रीलंका में, उसको पूरी तरह से ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था। और फिर उसके बाद हुआ क्या कि जब जाफना को ऑक्यूपाई करके रखा
तो उसके बाद क्या हुआ कि जब राणा सिंह प्रेमदासा उस समय राष्ट्रपति बन गए, तो वहाँ पे भी श्रीलंका में आवाज़ें उठ रही थी कि भारत हमारे मैटर में क्यों हस्तक्षेप कर रहा है, इस तरीके की बातें होने लग गई। तो उसके बाद हुआ क्या कि लेकिन 7 अक्टूबर 1987 से 25 अक्टूबर 1987 तक ये ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन पवन। अब देखिए उस समय क्या हुआ था कि है ना, जो उस समय इंडिया के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे जनरल के सुंदर जी, उन्होंने ये पूरी स्ट्रेटजी बनाई कि कैसे सारी चीज़ों को किया जाएगा। सबसे पहले तो क्या किया इन्होंने, क्या बोला कि ये जो इनका जो कम्युनिकेशन है ना, ट्रांसफ़र कम्युनिकेशंस, ये जितना भी है सब, ये एक काम करो, ये सबको जैम कर दो, सब कट कर दो। क्यों? अगर ये सब, अगर ट्रांसफॉर्मेशन ये सब जितना भी ये सब अगर कट हो गया, एक बार सारी चीज़ें जाम कर दी गई, तो क्या होगा, एक दूसरे से कोई कांटेक्ट में नहीं रहेगा। कोई कांटेक्ट में नहीं रहेगा तो कोई मैसेज ट्रांसफ़र नहीं होगा, कोई एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पाएगा, तो काम खत्म। फिर उसके बाद दूसरा क्या बोला कि है ना, जो इनके लॉन्च पैड्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर रेड करो और उनको फिर पकड़ के लेकर आओ, और ये जो जहाँ से भी आतंकवादी रेड करते हैं, जहाँ पे भी लोग क्या कर रहे हैं, सारी चीज़ें पता लगाओ, सब इन्वेस्टिगेट करो और इनको फिर पकड़ के लेके आओ, हम इनसे इंट्रोगेट करेंगे, हम पूछताछ करते हैं इन लोग से, फिर इनके प्लान्स को समझेंगे और फिर है ना इसके बाद मारना चालू करेंगे। यहाँ पे एक बार ये भी बता दूँ आपको कि भारत के भी इसमें कुछ जवानों को मार दिया गया था IPKF के, क्योंकि उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि अब तो हम वॉर छेड़ देंगे IPKF के खिलाफ। तो ऐसे करके उन्होंने भारत के भी कुछ जवानों को मार दिया। अब उसके बाद क्या हुआ कि देखिए सबसे बड़ी बात क्या थी ना, जो ये नॉर्दर्न एरिया जो है ना, यहाँ पे इंडिया की आर्मी कभी नहीं आई थी लड़ने के लिए। जो 1987 में है ना, ये उस समय आई थी, जस्ट पहुंची थी उस समय, और इन लोग को पता भी नहीं था कि एक्चुअल में करना क्या है अपन को। तो इस वजह से काफ़ी कुछ होने लग गया। उसके बाद उनको समझ में नहीं आ रहा था, बातचीत से मामला सुलझाने की बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन अब उसके बाद हुआ क्या कि लेकिन ये जो LTT के जो लीडर्स थे ना, जो लड़ाके थे, अब पहले तो भारत को लगा कि चलो ठीक है, जो भी स्ट्रेटजी बनाई है हमने, जो भी प्लानिंग की है, सब सही हो जाएगा, ऑपरेशन को जैसे तैसे अपन कर देंगे कंप्लीट। लेकिन ये इतना आसान नहीं था, क्योंकि LTT के जितने भी लोग थे ना, आतंकवादी थे ना, ये सब गुरिल्ला टैक्टिक्स में माहिर थे। जो इनके स्नाइपर थे ना, ये इनके दूर दूर तक क्या करते थे, लोग जंगलों में पेड़ के पीछे अंदर से छिप के है ना गोलियां चलाते थे। वो स्नाइपर बिठा के रखे हुए थे, उधर से है ना गोलियां आ रही है, किधर से गोलियां आ रही है, किधर से किसको भी लग जाए पता ही नहीं चलता था, ऐसी हालत होती थी। अब ऐसे करके फिर कुछ समझ में आ नहीं रहा था कि अब करे तो करे क्या। अब उसके बाद क्या हुआ कि 12 अक्टूबर 1987 को 6-9 इन्फेंट्री के नॉर्दर्न जो कमांडर्स थे, उन्होंने नॉर्दर्न प्रोविंस में लैंड किया। अब जैसे ही उन्होंने लैंड किया, वहाँ पे एयरपोर्ट पे लैंड किया, तुरंत वहाँ से गोलीबारी शुरू हो गई। अब गोलीबारी जो शुरू हुई, अब किसी को पता तो था नहीं कि ये कहाँ से गोलीबारी हो रही है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ में आ नहीं रहा था। तो फिर उसके बाद हुआ क्या कि वहाँ पे एंटी टैंक माइंस बिछा दिए थे LTT के लड़ाकों ने। क्या होता था, पैर पड़ता था, बम फट जाता था, वहीं पे उस सैनिक की जान चली जाती थी। ऐसे करके हो गया था। अब उसके बाद हुआ क्या कि अब ये सब हुआ, फिर भी लेकिन इंडिया ने डट के मुकाबला किया, क्योंकि अब उस समय इंडियन आर्मी का एकदम डिसीजन था कि अब तो हम चुन चुन के ही मारेंगे, अब चाहे जो हो जाए। क्योंकि अब क्योंकि लिट्टे ने अब नाक में दम कर दिया था, और एक्चुअली ये हुआ था कि ये जाफना में एकदम अपने आप को है ना ऑक्यूपाई कर रखा था, पूरे जाफना शहर को, लोगों को इधर से उधर दिक्कत जा रही थी। अब उसके बाद हुआ क्या कि है ना, सबसे पहली चीज़ तो उन्होंने क्या की कि है ना, जितने भी वहाँ के जो लड़ाके थे, जितने भी सैनिक थे, सबको एक साथ इकट्ठा किया, और फिर उसके बाद वहाँ से है ना सारी चीज़ें कट कर दी, सब कुछ किया, और उसके बाद फिर है ना मेजर फाइटिंग शुरू हो गई। अब उसके बाद हुआ क्या, सबसे बड़ी चीज़ क्या हुई, यहाँ पे सारे के सारे कम्युनिकेशंस काट दिए थे। अरे एक टाइम पे था IPKF के जवान इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि क्योंकि बाद में तो उन्होंने क्या किया कि ना सब सप्लाई काट दी, वाटर सप्लाई काट दी, बिजली की सप्लाई काट दी, एकदम अंधेरा पूरे शहर में, हर तरफ से सिर्फ गोलियों की आवाज़, इस तरह से हो रहा था। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ये सब हो रहा था, फिर उसके बाद अब काफ़ी जवानों को भी इसमें नुकसान हुआ। 1200 से ज़्यादा सैनिक मारे गए 3 सालों में
आईपीकेएफ के 1200 से ज़्यादा सोल्जर्स मारे गए। और फिर एक्चुअली क्या हुआ, पहले तो दूसरे इंसर्जेंट्स ग्रुप तो मान गए थे कि चलो ठीक है आईपीकेएफ या भारत जो हमको बोल रहा है मान लेंगे, लेकिन एलटीटी ने तो एकदम मना कर दिया था कि हम मानने वाले नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक और चीज़ दिखी इंडियन आर्मी को, जब ये लोग ऑपरेशन करने जा रहे थे तो उसके बाद हुआ क्या कि यहाँ पे इन लोग को एक चीज़ दिखी। अब जैसे उन लोग को बच्चे दिखाई दिए, चाइल्ड सोल्जर्स दिखाई दिए। सोचिए ये जो एलटीटी का जो कमांडर था ये वेलुपिल्लई प्रभाकरन बच्चों तक को उठा के ले आता था लड़ने के लिए, किसी को नहीं भी लड़ना होता था तो भी जबरदस्ती उठा के ले आता था। लिट्टे में काफी सारे रूल्स थे भर्ती होने के लिए, भीड़ इकट्ठी तो करता नहीं था, तो करता क्या था कि है ना खुद खुद बहुत सारे रूल बना के रखे हुए थे कि है ना आप किसी से प्यार नहीं करेंगे, कोई फैमिली से बात नहीं करेगा, कोई सेक्सुअल रिलेशंस नहीं बनाएगा, ऐसी ऐसी सारी चीजें रूल बना के रखे हुए थे। हालांकि जो प्रभाकरन ने बोला कोई नशा वशा तो नहीं करेगा, इस तरीके की बातें बोली। हालांकि नशा वशा प्रभाकरन ने तो खुद नहीं किया होगा, लेकिन प्रभाकरन ने और जो चीजें बोली थी ना वो तो प्रभाकरन ने खुद भी फॉलो नहीं किया। सोचिए लीडर्स ऐसे ही करते हैं, अपना सब कुछ करेंगे और दूसरों को फिर बोलते रहते जाके कि ये मत करो वो मत करो, ऐसी करके ब्रेन वॉशिंग होती है। तो वैसे करके अब उन लोग को काफी है ना, उन्होंने बच्चों को, अब देखिए अब उस समय हुआ क्या कि अब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब बच्चा है, बच्चों को मारे कि छोड़े, वैसे करके उनको समझ में नहीं आ रहा था। अब देखिए वही बात है ना कि अब ऐसे अगर वॉर में अगर अगर कोई अगर आतंकवादी है या कोई अगर सेना का आदमी अगर वो बच्चा है, अगर कोई 10 साल का हो 12 साल का हो या छोटे बच्चे भी हो, तो अब समझ में नहीं आता। अब सबको ये रहेगा कि बच्चे को कैसे मारे। पहली बार उस समय इंडिया ने आर्मी के जवानों ने बंदूक देखी थी, इंडियन आर्मी के जवानों ने बच्चों के हाथ में। सोचिए ये कितने दुख की बात है कि श्रीलंका की फोर्सेस ने ऐसा किया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि श्रीलंका में तब तक आवाजें उठी रही थी कि है ना भारत क्या हस्तक्षेप करने का काम है, और ऐसे करके लिट्टे का काफी ज्यादा इससे मूड खराब हुआ था। प्रभाकरन को इतना गुस्सा आया कि 1991 में इसने राजीव गांधी की ही हत्या करवा दी, क्योंकि आईपीकेएफ ने तो सबने यही बोला इंडिया ने कि ठीक है हम तो चीज़ों को सही करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जो भी कुछ हो रहा है, लेकिन अब तुम लोग को नहीं समझ में आता तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे करके अब श्रीलंका में काफ़ी आवाज़ें उठने लग गई। 1989 आते आते 1990 में जब राजीव गांधी की सरकार चली गई तो फिर ये वीपी सिंह आए, तो वीपी सिंह ने आईपीकेएफ को वापस बुला लिया। वीपी सिंह भी इसके अगेंस्ट में थे इंडिया में, आईपीकेएफ को बुला लिया, श्रीलंका को उसके हाल पे छोड़ दिया। और श्रीलंका ऐसे ही करके 19 साल तक तो ऐसे ही जलता रहा। 2009 तक काफ़ी लोगों के बीच में हुई, काफ़ी कितनी बार कोशिश की गई कि पीस टॉक हो जाए, बातचीत से मामले को सुलझा लिया जाए, लेकिन वेलुपिल्लई प्रभाकरन तो जो था ना ये क्या करता था कि जब भी शांति या अमन चैन की बात होती थी ऐसे टाइम पे ये अपना प्लानिंग बनाता था कि अब आगे कैसे लड़ाई लड़नी है, क्या करना है, इस तरह से लड़ाई लड़ने के लिए करता था। और फिर है ना वो ऐसी स्ट्रेटजी बनाता था कि कैसे भी करके श्रीलंका को तंग किया जा सके। तो ऐसे करके फिर लेकिन जब 2005 में महिंदा राजपक्षे आए तो उसके बाद तो इतना खतरनाक ऑपरेशन किया श्रीलंकन आर्मी ने। श्रीलंकन आर्मी पे भी बहुत सारा ये लगता है ह्यूमन राइट्स वायलेशन के आरोप बहुत सारे लगे श्रीलंकन आर्मी पे। यूनाइटेड नेशन तक पे श्रीलंका की निंदा करी है। यूनाइटेड नेशन ने भी बोला है कि श्रीलंका ने जो कुछ भी किया है बिल्कुल भी सही नहीं है ये चीज़, क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा सिविलियंस मारे गए उस चक्कर में। तो भाई देखो ऐसा होता है, तो ऐसे में तो फिर यही होता है कि नेता लोग क्या करने से पहले कुछ सोचते नहीं है। कोई भी सरकार है आज कुछ भी अगर ऐसी चीज़ें करती है करने से पहले सरकार कुछ सोचती नहीं है, बिना सोचे समझे कर देती है, तो आम लोगों का ही नुकसान होगा फिर ऐसे में। तो यूनाइटेड नेशन का भी वही कहना है उस चीज़ को लेके कि आप आतंकवादियों को मारो ना, लोगों को क्यों मारना है आप लोग को, उनका क्या गुनाह है। लेकिन ऐसे में तो यही होता है। तो इसीलिए बिना सोचे समझे किसी को कभी कुछ नहीं करना चाहिए, चाहे वो सरकार हो या कोई भी हो। तो इसलिए गलती इसमें श्रीलंका गवर्नमेंट की ही रही थी। तो ये था ऑपरेशन पवन के बारे में। इससे पहले ऑपरेशन पूमलाई, एलटीटीई और राजीव गांधी की हत्या पे भी वीडियोस बनाए हुए हैं, तो उसके बारे में जानना हो तो देख लीजिएगा वीडियो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दे और वीडियो को आखिरी तक देखें।